देखो इसमें पोलराइजेशन, इसमें देखो पोलराइजेशन में क्या होता है कि हम कभी भी मान लो कि ग्लास होते हैं, आप दो टाइप्स के गिलास होते हैं, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास होते हैं, एक थोड़ा ओपेक टाइप के होते हैं, एक मोटे होते हैं, कुछ एक पतले होते हैं। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की आर पार बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, उधर जो चीज़ें पता ही नहीं लग रहा कि गिलास है भी या नहीं। एक तो इस टाइप के कुछ होते हैं, एक कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब कि जितनी मान लो उधर कोई बल्ब है वो जल रहा है तो उसमें से जितनी इंटेंसिटी निकली आपकी आंखों में भी उतनी इंटेंसिटी आ रही है, यानी कि एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, साफ साफ आपकी आंखों में उतनी ही इंटेंसिटी उतनी एनर्जी पहुंच रही है। एक तो उस टाइप के होते हैं, एक इस टाइप के होते हैं कि हमें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, यानी कि जितनी इंटेंसिटी उसमें से निकल रही है आपकी आंखों में उतनी नहीं पहुंच रही। ठीक है, इस टाइप के होते हैं। एक बट इस केस में तो बहुत सारे यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमेशा इकट्ठे ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी सिंगल कोई भी नहीं होता। तो इसमें साइंटिस्ट लोगों को क्या चाहिए था कि हमें चीज़ें साफ साफ तो दिखाई दें, कुछ ऐसा गिलास चाहिए था कि हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई दे बट इंटेंसिटी कम हो। इंटेंसिटी क्या हो, कम हो। मान लो कि हम धूप वगैरह में चल रहे हैं तो हमें ऐसा चश्मा चाहिए कि हमें क्लियर चीज़ें दिखाई दें बट जो सूर्य मतलब जो भी किरणें वगैरह हैं वो हमारी आंखों में डायरेक्ट ना पहुँचे, हमें इतनी आंखों को मतलब इफेक्ट ना पड़े उनका, तो ऐसा चश्मा चाहिए हमें। तो साइंटिस्ट लोगों को भी ऐसा चाहिए था कि उस केस में मान लो कि ऐसा क्यों ज़रूरत पड़े कि भाई रात को ड्राइविंग करते हैं तो उस केस में मान लो आगे से लाइट आ रही है तो वो डायरेक्ट आंखों में ना पड़े, हमें क्लियर दिखाई दे आगे का, बट हमारे आंखों को इफेक्ट कम पहुंचे, इंटेंसिटी हमारी आंखों तक कम पहुंचे बट आगे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा वो हमें क्लियर दिखाई दे। हम धूप के चश्मा लगाते हैं बट क्लियर नहीं दिखाई देता, ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, वो इंटेंसिटी को तो कम कर देता है बट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। तो उस केस में साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि खोज की, उन्हें एक ऐसा मटेरियल मिल गया कि जो कि इंटेंसिटी को तो कम कर दे रहा था बट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा था। उसका नाम है टोरमलिन क्रिस्टल। नेचर में ही पाया गया, जब उन्होंने सर्च की तो एक ऐसा मटेरियल मिल गया जिसका नाम क्या था, टोरमलिन क्रिस्टल। इसमें आर साइलेंट आता है, तो टोरमलिन क्रिस्टल ये क्या है, नेचुरल है। उसको बोलते हैं कि ऐसा इंटेंसिटी को तो कम कर दे और ऑब्जेक्ट एज इट इज दिखाई दे, उस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं पोलराइजर। उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर। ये तो नेचुरली मिल गया, मतलब नेचुरली है ही इसमें। एक साइंटिस्ट लोगों ने खुद बना दिया, क्यूनिन आइडोसल्फेट, आर्टिफिशियल है। तो कहीं आ जाए कि पोलराइजर का नाम बताओ जो नेचुरल है उसका नाम बताओ तो आप लिखोगे टोरमलिन क्रिस्टल, और आर्टिफिशियल है क्यूनिन आइडोसल्फेट। तो ये क्या करता है कि हमेशा जो लाइट वेव आती है, जो लाइट है, जो ईएम वेव्स हैं, जितनी भी वेव्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। अगर मान लो इनके चश्मा भी आप लोगे, स्पेक्स आप लोगे, तो वो बहुत महंगी आती हैं। उस केस में वो क्लियर दिखाई देगी बट इंटेंसिटी कम होगी। इनके जो स्पेक्स आते हैं इनके इस नाम के क्रिस्टल के, मतलब आप कह दोगे कि टोरमलिन क्रिस्टल के यानी कि पोलराइजर वाले वो दे दो, आप स्पेक्स दे दो तो वो आपको ये दे देगा। ठीक है, तो इनके तो उस केस में ये करता क्या है कि मान लो लाइट वेव जो आ रही है, ईएम वेव्स, जितनी भी वेव्स आ रही हैं, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि उस केस में जो जिस एनर्जी से आ रहे हैं, एनर्जी के कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। जैसे पार्टिकल ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी, तो जो वेव आ रही है उसमें जो एनर्जी के कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। मतलब वेव ऐसे जा रही है तो वो ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, वो ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है। कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जाएंगे हमारी आंखों में, तो हमें सामने वाली चीज़ें इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती। अब मान लो टॉर्च एक तो सीधा मार रहे हो, एक आप ऐसे करके फिर चीज़ों को देखते हो। आप किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे डायरेक्ट टॉर्च मारोगे तो वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। आप ऐसे ज़मीन पे मारो, थोड़ा टेढ़ा करके मारो तो आपको दिखाई देता है, क्योंकि फिर वो लाइट रे पोलराइज होके जाती है। मतलब सारी लाइट रे उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ वो सरफेस ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो वो एग्जैक्ट दिखाई देता है, फिर हमें इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इसी में इसने क्या देखा कि ये वाले क्रिस्टल इनके क्या बना दिए, पोलराइजर, यानी कि वो ग्लास था इस टाइप के। तो उस केस में उन्होंने कहा कि एक जो लाइट वेव होती है, जो ईएम वेव जितनी भी हैं, सभी के कई सारे एनर्जी के कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। वो ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट करती है, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी। तो यानी कि लाइट वेव आई, ईएम वेव्स आ रही हैं, तो ये एक पोलराइजर रख दिया। पोलराइजर क्या होता है कि इस केस में मान लो
कि एक ऐसे है, एक सीट होती है, एक ग्लास होता है, इसमें यहाँ पे पेन देना एक, तो इस केस में इसके कई सारे, इसके देखो इसमें दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दिखा रखे हैं, ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक पोलराइजर रख दिया, मान लो पोलराइजर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे इसको, पोलराइजर को, इन क्रिस्टल को देखा गया, तो उस केस में छोटी छोटी खिड़कियां थी ऐसे पतली पतली। तो यानी कि मान लो अभी लाइट, दो वेव है, इसके दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, मान लो लाइट ऐसे ऑसिलेट, तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे कर रही है तो एक टेढ़ा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। तो उस केस में ये लाइट रेज की दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दे रखे हैं आपको। तो आगे क्या रख दिया, पोलराइजर, यानी कि मान लो ये टर्मिनल क्रिस्टल नाम का पोलराइजर रख दिया, इसको पोलराइजर बोलते हैं, ये ग्लास रख दिया। तो इसमें क्या होती है, पतली पतली खिड़कियां होती हैं अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो इसके दो है, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है और ऐसे ऐसे भी, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है वो तो क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और ऐसे ऐसे वाली जाएगी नहीं, कि इसको क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, एक ही गई। तो यानी कि इसकी इंटेंसिटी आई थी, तो यहाँ पे एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन गया, तो इंटेंसिटी को आधा कर देता है, ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी I नोट बाई 2, इंटेंसिटी को आधा कर दिया, ऑब्जेक्ट एज इट इज दिखाई दे रहा है। जो इंटेंसिटी इसके प्लेन के लिए वो भी पोलराइजर, हाँ, जो ये पोलराइजर रखा गया है, ऐसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा जिसके पैरेलल होगा, वो तो चला जाएगा और वो नहीं जाएगा, ऐसे वाला नहीं जाएगा, फिर वो दूसरा नहीं जाएगा, एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जाएगा। अब इसमें देखो कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये तो एक ट्रांसपेरेंट ऐसे ही दे रखा है आपको, मतलब इमेजिनरी मान रखा है प्लेन, इसके कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दे रखे हैं। अब देखो आगे ये क्या रख दिया आपको, ये पोलराइजर रख दिया, इसकी ये ऐसे रखा हुआ है, तो इस केस में ऐसे ऐसे होंगे वो तो चले जाएंगे। अब ऐसे ऐसे होंगे वो, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, उनके एक कॉम्पोनेंट जाएगा, मान लो ऐसे है तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, कुछ पार्ट जाएगा, मान लो ऐसे ऐसे वाले तो सीधी चली जाएगी, ठीक है, ऐसे वाली उसका क्या जाएगा, कुछ पार्ट चला जाएगा, ऐसे वाली जाएगी नहीं, तो ऐसे ऐसे होगी वो जाएगी नहीं। तो कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो उस केस में यहाँ से इंटेंसिटी इसकी मान लो I नोड है, ये मान लो 10 प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी, तो इस केस में क्या चले जाएंगे, हर एक का वर्टिकल वाले तो सीधे चले जाएंगे, हर एक के दो दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में, ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे, एक ऐसे, तो वर्टिकल वाला चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी I नोड है, तो यहाँ पे जो वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी I नोड बाई 2 हो जाती है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि यहाँ पे तो कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन गया तो इंटेंसिटी I नोड बाई 2 क्यों होगी, क्योंकि इस केस में जो सभी के एक एक कंपोनेंट गए हैं, एक वर्टिकल में हो गया कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट चले गए, तो इसलिए इंटेंसिटी I नोड बाई तो 2 ऐसे होगी, I नोड बाई 2 ऐसे, वो इधर चली गई। तो कंपोनेंट जाते हैं, ये नहीं कि ऐसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है तो वो जाएगा ही नहीं, उसका एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल वाला। इसको पोलराइजर, मान लो कि यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे है, तो उसके मान लो ऐसे है, तो इसके दो कंपोनेंट लोगे, एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे, तो ऐसे वाला एक कंपोनेंट चला जाएगा। क्या कह रहे थे, इसको हमेशा वर्टिकल ही रखेंगे, नहीं कैसे भी रख सकते हो पोलराइजर को, हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टल, तो ओरिजोनटल रखेंगे तो ये वाले पास कर देंगे इसमें, ये ओरिजोनटल वाले कंपोनेंट पास कर देंगे, ऐसे रखोगे तो एक कुछ कंपोनेंट पास कर देंगे इसमें। अब देखो इसमें, तो इस केस में यहाँ पे ये कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन थे, तो ये क्या रख दिया, एक पोलराइजर रख दिया, तो इसमें से यहाँ से जो इंटेंसिटी जो थी ये तो क्या थी I नोड, इसकी इंटेंसिटी क्या दे रखी है यहाँ पे I नोड दे रखी है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी I नोड, तो यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी I नोड बाई 2, आधी इंटेंसिटी की भेज देगा। तो यानी कि देखो पोलराइजर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जितनी भी ट्रांसवर्स वेव होंगी वो सारी की सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पास कर जाएंगी, ट्रांसवर्स वेव के लिए ही होता है पोलराइजर, मतलब ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए, ठीक है। अब लाइट हैविंग मैनी, मतलब ऐसे ऐसे जो करती हैं, मतलब ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव, पोलराइजर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए, उसी के लिए पोलराइजेशन है। लाइट हैविंग मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिस लाइट के कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हैं ये देखे गए, तो जिसके लाइट के कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, उसको क्या बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। की लाइट, जिसके लाइट कोई पूछेगी अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है तो आप कहोगे लाइट हैविंग मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, और लाइट हैव सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट।
अगर मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे तो उसको क्या बोलोगे, पोलराइज लाइट। और सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उसको क्या बोलोगे, पोलराइज। सिंगल प्लेन होगा तो पोलराइज बोलोगे, मैनी प्लेन होंगे तो अनपोलराइज लाइट बोलोगे। लाइट हैविंग मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड अनपोलराइज रहेगा ये, ठीक है। और सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, पोलराइज्ड। और इस फिनोमिना को कि अनपोलराइज से पोलराइज में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को पोलराइजेशन बोलते हैं। कि लाइट रे आई, उसके कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन थे, एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इज हाफ ऑफ द अनपोलराइज लाइट। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जो पोलराइज लाइट है कई सारे तो हाफ हो जाएगी। पोलराइजेशन में जैसे ही लाइट गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है इंटेंसिटी। अब टर्मिनल क्रिस्टल क्या है, नेचुरल पोलराइजर है, और क्यूनिन आइडोसल्फेट क्या है, आर्टिफिशियल है। इतना समझ आई, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यानी कि इस स्लाइड में बताया गया है कि लाइट के कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी आई नोड है तो पोलराइजर क्या होता है कि अनपोलराइज लाइट को क्या कर देगा, एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या कर देगा, इंटेंसिटी को आधा कर देता है। यानी ये, और ये है कौन से मटेरियल, टर्मिनल क्रिस्टल और एक क्यूनिन आइडोसल्फेट। ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है, ठीक है। तो यानी कि कई सारे प्लेन है, इसकी इंटेंसिटी आई नोड थी तो यहाँ पे एक पोलराइज रख दिया इसे वर्टिकल, तो इंटेंसिटी यहाँ पे जो जाएगी, एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दिखाए तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नोड बाय 2, आधी हो जाती है। इस स्लाइड में कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे भी क्या दिखाया गया आपको कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है, दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अब देखो एक साइंटिस्ट था मेलस नाम का साइंटिस्ट, मेलस नाम का साइंटिस्ट था, उसने मेलस नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि हम कैसे चेक करें कि इसने लाइट को पोलराइज कर दिया। इसने क्या कर दिया, लाइट को पोलराइज कर दिया, तो हम कैसे चेक करें। उसने क्या कहा कि एक तो ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, उसने कहा कि दो पोलराइजेशन ले लो। क्या ले लो, दो, एक ये हो गया और एक ये। तो लाइट रे पहले इससे आई नोड की थी इंटेंसिटी, अब इन दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, इसमें भी ऐसे ही है, 0 डिग्री है दोनों के बीच। अब उसने क्या कहा कि लाइट रे अगर दोनों के बीच एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ से इंटेंसिटी आई नोड है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, आई नोड बाई 2, और इधर भी वही निकल जाएगी, ऐसे ही गया तो इधर भी आई नोड बाई 2। यानी कि यहाँ से इंटेंसिटी आई नोड थी तो इधर भी कितनी हो जाएगी, आई नोड बाई 2, और बाहर भी कि यहाँ से भी कितनी हो जाएगी, आई नोड बाई 2। बोले कि एक जो पोलराइजर है उसको तो पोलराइजर बोल दिया, दूसरा जो पोलराइजर उसका नाम ही एनालाइजर रख दिया। क्या रख दिया, दूसरे एनालाइजर, ठीक है ये भी पोलराइजर, तो इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, उससे भी इसका नाम एनालाइजर रख दिया। तो अगर एंगल उनके बीच, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो ये तो क्या कर देगा, इंटेंसिटी को आधा, और दोनों अगर पैरेलल की तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी निकलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, एनालाइजर से पास करके कितनी हो जाएगी, सेम आई नोड ही। आई नोड से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, आई नोड बाई 2 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि पहले पोलराइजर ने ही इंटेंसिटी को आधा कर दिया था, तो एनालाइजर में से जो लाइट रे पास करेगी उसकी इंटेंसिटी आधी ही जाएगी, इससे ज़्यादा जा नहीं सकती, मैक्सिमम ही आई नोड बाई 2 होगी। अब इसने क्या कहा कि हम कैसे पुल करें कि दो ऐसे रखे हुए हैं, एक पोलराइजर है एक एनालाइजर है। ये अगर मान लो ऐसे लाइट रे यहाँ आई नोड बाई 2 है, इसको घुमा के देखो एनालाइजर को, अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ऐसे है तो इसमें से पास कर जाएगा। अब अगर मान लो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ऐसे है तो उसका एक कंपोनेंट पास करेगा, यानी कि जाएगी तो बट कम जाएगी, पहले ऐसे जा रही थी तो आई नोड बाई 2, ऐसे अगर है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो उसका एक कंपोनेंट जाएगा, यानी कि कम जाएगी तो 0 तो होगी नहीं, ये मैक्सिमम होगी, अब जाएगी तो आई नोड बाई 2 ही निकल जाएगी, इसका कंपोनेंट जाएगा तो कम होगी। अब मान लो कि इसको, अब ये तो ऐसे ही जा रही है, मान लो इसको ऐसे कर दिया, लाइट रे तो ऐसे ही है, एनालाइजर को ऐसे कर दिया, घुमा दिया थोड़ा एंगल, थीटा एंगल, पहले तो ऐसे था, दोनों के बीच एंगल क्या था 0 डिग्री, ऐसे घुमा दिया, बस कुछ एंगल कर दिया आपने, तो अब क्या होगा, लाइट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो ऐसे ही है तो इसका एक कंपोनेंट चला जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ जो जाएगी, आपने और घुमा दिया, ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगी, 0 पास ही नहीं करेगा, तो एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, पास ही नहीं करेगा। अब आपने उसको और घुमा दिया, ऐसे फिर से कर दिया तो फिर पास कर देगा, अब आपने फिर ऐसे और घुमा दिया तो अभी पास ही नहीं करेगा ये तो उस केस में कंपोनेंट तभी लेते हैं जब वो उसके पैरेलल ना हो, मतलब ऐसे हो, टेढ़ा हो, तो कंपोनेंट लेते हैं फिर उसके, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसे और ये ऐसे तो जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा
तो फिर जाएगी नहीं, 0 इंटेंसिटी से बाहर आएगा। अब आपने इसको, पहले तो ऐसे था 0 डिग्री, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री था। अगर इसको आपने ऐसे 360 डिग्री घुमा दिया ऐसे, तो जब ऐसे है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर आएगी, जब ऐसे है तो 0, ऐसे है तो मैक्सिमम, ऐसे है तो 0, फिर ऐसे हो गया तो मैक्सिमम। तो 2 बार मिनिमम हो रही है और 2 बार मैक्सिमम, यानी कि 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम। तो ऐसा अगर हो रहा है कि एनालाइजर से वेव पास करने की वजह से इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब पोलराइज है। अगर 2 बार 0 हो रही है, 2 बार मैक्सिमम है, तो इसका मतलब क्या है, वो पोलराइज लाइट है। इसे चेक करने का तरीका था कि एनालाइजर को अगर 360 डिग्री घुमा दें तो 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और 2 बार 0 होती है। कैसे होती है पता लग गया। अगर ऐसे होगी तो मैक्सिमम चला जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, अगर ऐसे कर दिया तो एक कंपोनेंट जाएगा, ऐसे कर दिया तो जाएगी नहीं, फिर ऐसे अगर कर दिया तो एक कंपोनेंट चली जाएगा, ऐसे कर दी तो मैक्सिमम जाएगा। तो 2 बार 0 होती है और 2 बार मैक्सिमम। ये मालूज ने बताया कि मेलेस ने बताया कि हम कैसे चेक करें कि लाइट रे पोलराइज है या नहीं है। तो इसने यानी कि यहाँ से रख दिया, तो इसमें एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दिखा रहा है तो I0/2 हो जाएगी, बाहर भी I0/1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी I0/2। इस स्लाइड में कोई तो यानी कि जब एंगल बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर 0 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम जाती है, I0/2 से मैक्सिमम जा ही नहीं सकती, I0/2 ही इधर हो जाएगी। फिर मैम जो पोलराइजर का प्लेन है और एनालाइजर के प्लेन के बीच एंगल होता ही है। एंगल अगर 0 डिग्री है, किसके बीच, एंगल पे डिपेंड करेगा ना, इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करती है। अगर हम इसके रिलेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो इसमें आगे इंटेंस आता है कि कोई ये तो 0 डिग्री है, तो अब पता लग गया I0/2 इधर थी, I0/2 इधर चली गई। अगर कोई और जनरल एंगल हो, वही बता रही हूँ, कोई और जनरल एंगल हो तो इंटेंसिटी, मेलेस ने यही बताया कि जो इंटेंसिटी है, कि मान लो कितना क्या गमा है, जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, मान लो इधर से यहाँ तो I1 आई, इधर कितनी आ गई I2, कोई जनरल एंगल है, एनालाइजर रूल पर ले जाएगी तो इंटेंसिटी जो होगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यहाँ तो मैक्सिमम, ये तो पोलराइजर है ही, इनके बीच इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी इधर आएगी, एनालाइजर के किस तरीके से रखा गया है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा पे डिपेंड करेगी कि कितनी बाहर आएगी, एनालाइजर कैसे रखा गया है। तो ये मेलेस ने बताया था, ये वाला लो, मेलेस लो यही है कि I = I0/2 cos स्क्वायर थीटा। क्या एनालाइजर पोलराइजर से पास करते ही तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, जैसे एनालाइजर से पास करेगी वो डिपेंड करेगी कैसे रखा गया है, एंगल क्या है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का। पोलराइजर उसी को कंसीडर करेंगे जो इंटेंसिटी कम कर दे। देखो पोलराइजर तो ये हो गई, पहले तो लाइट वेव आ रही थी, पहले जो नंबर जो वो तो पोलराइजर होगा, बाकी सारे क्या होंगे एनालाइजर। ये दूसरे नंबर पे ये क्या होगा, एनालाइजर होगा। तो इसने तो हाफ कर ही देगा, ये तो 2 थी, देखो 1 भेज दी, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे I0/2 ही होगी। यहाँ पे I0 थी तो यहाँ कितनी होगी I0/2। अब इससे भी एक ही बाहर आ रहा है, इससे भी जो एनालाइजर रखा है इसके पैरेलल ही रख दिया, तो इतनी इंटेंसिटी बाहर आ जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी I0/2। अगर ये स्टील है तो इसमें से पक्का ही पोलराइज होके जाएगी लाइट। हाँ कुछ एक हिस्सा जाएगा, तो किसी एंगल पे वो नहीं करेगी, मतलब पोलराइज नहीं करेगा उसको। देखो करे पोलराइज तो करेगा, हमेशा एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही भेजेगा ये, क्योंकि इसमें बदली बदली ये डिपेंड करता है, आपने ऐसे रख रखा है तो ये वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पास कर देगा, ऐसे रख रखा है तो इसका एक कंपोनेंट पास कर देगा। अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे है तो ऐसे रख रखा, मान लो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये, तो ये वाला पास कर देगा। ये तो इंटेंसिटी को आधा करेगा ही करेगा पोलराइजर तो। अच्छा वो रोटेट एनालाइजर को करते हैं रोटेट। मेलेस ने क्या बताया कि हम कैसे चेक करें कि पोलराइज है या नहीं है। तो आप एनालाइजर को घुमा के देख लो, आपने 360 डिग्री घुमा दो तो उस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 बार 0 जाती है और 2 बार मैक्सिमम होती है। अब इसने ये बताया कि यहाँ पे कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अब आपने ऐसे इसने पास करा, ये वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये तो ऐसे रखा हुआ था, तो ये वाला पास कर गया इसमें, तो ऐसे ऐसे पास करे, यानी कि इसने क्या कर दिया, लीनियरली पोलराइज कर दिया, इस लाइट को पोलराइज करा। अब एनालाइजर के जो है वो ऐसे रखा हुआ है, एंगल कितना बना दिया उसने, ये तो ऐसे था और ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये तो दोनों के ही ऐसे था, 90 डिग्री बना दिया, तो उस केस में पास ही नहीं करेगी, नो लाइट रे। तो यहाँ इंटेंसिटी I0/2 थी, यहाँ इंटेंसिटी क्या है I0/2, तो यहाँ 0 बाहर आई है, समझ आ गया। अब देखो इसमें भी सेम ये दिखा रखा है कि लाइट कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो ये वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसमें से गया, तो यहाँ पे ये वाली ऐसे रखी हुई है तो कोई लाइट रह जाएगी नहीं। इस तरीके से कई सारी खिड़कियाँ बनी होती हैं, तो ये ऐसे ऐसे जा रही थी तो इसमें, और ये है ऐसे, एनालाइजर ऐसे रखा हुआ है तो बाहर जाएगी नहीं लाइट रे।
आगे समझ। अगर दोनों के बीच एंगल, अगर वो दोनों पैरेलल रखी हुई हैं, जो एनालाइजर और पोलराइजर दोनों क्या हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, तो चली जाएगी इंटेंसिटी। अगर वो ऐसे रखा हुआ है तो कुछ एक कंपोनेंट जाएगा, ऐसे रखा हुआ है तो जाएगा नहीं, ठीक है। अगर जो लाइट रे है वो ऐसे ही आ रही है, प्लेनो वाइब्रेशन यही वाला है एनालाइजर के आते इसमें, और ये भी ऐसे रखा हुआ है तो मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसे रखोगे तो मिनिमम, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि इन बोथ केसेस बिटवीन पोलराइजर एंगल क्या है दोनों के बीच का, 90 डिग्री। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल क्या है, 90। देयरफॉर नो लाइट रे विल कम आउट। जब एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री हो तो कोई लाइट रे नहीं आती, 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम आती, फिर वो आएगी। अब इसने मेलस ने यही बताया था कि देखो ये पोलराइजर रखा हुआ है एनालाइजर, तो इसमें यहाँ से तो इंटेंसिटी जाएगी, वो क्या हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। अब ये कोई जनरल एंगल है, एंगल क्या होगा, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का होता है। एंगल किसके बीच हो गया, एनालाइजर और पोलराइजर के, वो जनरल एंगल दे दिया थीटा। तो उस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। मान लो कि इसने क्या दिया कि जो I0 की वैल्यू है वो दे दिया आपको 20 वोट मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है वोट मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की, कितनी होती है, वोट मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी। तो जब पोलराइजर से पास करेगी, मान लो ये इससे तो I1 है और ये I2, तो बताओ I1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, I1 और I2 क्या हो जाएंगे, थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। थीटा हमेशा एनालाइजर और पोलराइजर, I0 तो क्या हो जाएगी 10, I2 कितनी हो जाएगी 10 इंटू में कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस थीटा का स्क्वायर, तो यानी कि कोस 60 डिग्री √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 15/2, तो इतनी इंटेंसिटी बाहर आएगा। देखो पहले I1 यहाँ से एनएल पोलराइजर से पास करी तो I1 है, एनालाइजर से पास करी इंटेंसिटी तो क्या लिख दिया मैंने I2, और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। I0 की वैल्यू 20 है, जो यहाँ से वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी जो है वो 20 दे रखी है आपको, ठीक है। तो इससे पास करी तो आधा कर ही देगा, तो यहाँ से जो आएगी वो 10 आएगी। अब यहाँ पे कितनी आएगी वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा, तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, I0/2 इंटू में I0/2 की वैल्यू 10 थी, इंटू में कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपके पास 15/2 है, समझ। यानी कि इफ एनालाइजर इज रोटेटेड एन एंगल 360 डिग्री, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स 0 2 टाइम्स एंड बिकम मैक्सिमम 2 टाइम्स। नहीं, √3/2 होता है, 30 डिग्री होता है 1/2, सॉरी 60 होता है, सही है। तो यहाँ पे 10 इंटू में 1/4 आ जाएगा, यानी कि 10/4 आ जाएगी, 5/2, ठीक है। तो अगर एनालाइजर को आप रोटेट करोगे 360 डिग्री, तो एक क्वेश्चन आ चुका कि उस केस में 2 बार मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी, 2 बार मिनिमम होती है। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है कि मान लो कि यहाँ पे ये तो एनालाइजर हो गया, पोलराइजर हो गया, यहाँ पे 3 से पास कर रही है ये, तो और इंटेंसिटी यहाँ पे जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी आपको 50 दे दी, तो यहाँ पे I1 बताओ, I2 बताओ और I3 बताओ। एंगल इनके बीच दे रखा है 30 डिग्री, इन दोनों के बीच एंगल दे रखा है 60 डिग्री। साधो I1 तो हो जाएगा, ये तो 25 हो जाएगी, I2 में 30 डिग्री दे रखा है, तो इस केस में कितनी हो जाएगी 25 इंटू में 3/4 ये आ जाएगी, और यहाँ पे जो होगी इसका ही कितना हो जाएगी 1/4। आगे समझो, तो इस तरीके से निकाल लोगे, कोई डाउट। अब देखो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन ये सिलेबस से हटा रखा है, बट मैं फिर भी करवा दूंगी इसको, ठीक है, कि पोलराइजेशन ये क्या बोलते हैं, अपडेटेड सिलेबस की है सारी, नहीं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसमें वो सिलेबस वैसे हटा रखा है, ये नॉन पता नहीं नॉन मेडिकल के लिए है नहीं, नीट में तो हटा रखा है। इसमें देखो इससे कितनी आई, मान लो आप खड़े हुए कहीं, पानी है चारों तरफ और आप वहाँ पे खड़े हुए हो, तो इससे कई सारे जो वेव आएगी, कई सारे प्लेनो वाइब्रेशन होंगे। तो इस केस में इसके एक तो प्लेनो वाइब्रेशन यही हो जाएगा, इसका एक प्लेनो वाइब्रेशन तो ये हो जाएगा, एक प्लेनो वाइब्रेशन के सबके कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएंगे, 2 प्लेनो वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो ये वाला तो क्या कर लेगा, ये अब्जॉर्व कर लेगा वाटर, और ये क्या चलेगा इसकी आंखों में,
देखो इसके सभी कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, सबके कंपोनेंट लोगे तो एक वर्टिकल हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल, दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो एक तो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा ये वाला तो, और एक क्या चले जाएगा इसकी आंखों में। समझ में आ गया? यानी कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड राइज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड, हॉरिजॉन्टली एक इसने ऑब्जॉर्व कर लिया, मतलब नेट जो था उनके दो कंपोनेंट लिया आपने, एक ऑब्जॉर्व कर लिया और एक इसकी आंखों में चला गया, वर्टिकल वाला जो गया, और हॉरिजॉन्टल वाला इसने हाँ पोलराइज्ड हो गया। कोई डाउट है इसमें? यानी कि इस केस में यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो पहले। कोई डाउट नहीं है? अब देख लो इसमें पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन। पहले मैं इसकी रिवीजन देती हूँ जितने भी इस स्लाइड में हुई। देखो इसमें पहले हमने पढ़ा था कि वेव ऑप्टिक्स यानी कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा कि बेसिक वेव क्या होती है कि कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगर आप एनर्जी भेजना शुरू करोगे तो क्या करना शुरू हो जाते हैं, ओसिलेट करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और एक पल्स किसको बोलते हैं, वन क्रस्ट, और एक ट्रफ को क्या बोलते हैं, वन पल्स। और वन पल्स की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। इसमें टाइम पीरियड क्या होता है कि पार्टिकल जब एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, या फिर ये बोल दो कि एक वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लेती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होता है। फेज एंगल क्या हो जाएगा, ये बताएगा कि वो पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे कितने राउंड उसने कंप्लीट कर लिया, जब कहाँ पे है वो। और इनमें रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स। के होता है एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इसकी वैल्यू होती है। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस हो जाएगा। सुपरपोजिशन क्या होता है कि ऐसी दो वेव जिसको हम मिक्स कर दे उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है कि ऐसी दो वेव्स को मिक्सिंग करना जो कि आइडेंटिकल हो, जिनका ओमेगा के साइन यानी कि वेव लेंथ, उनका टाइम पीरियड, उनकी डायरेक्शन सेम हो। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ कि अगर दो वेव है इनको अगर मिक्स करोगे आप तो उस केस में पाथ डिफरेंस अगर 0 है और फेज डिफरेंस भी क्या है 0, दोनों को मिक्स करोगे तो इनका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी I1 है, इसकी I2 है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले से है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। I और I1 अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 4I। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस अगर 0 हो, लैम्डा हो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो उस केस में क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डेल्टा फाई क्या हो, 2 पाई 4 पाई, 0 हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो, वो भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही हो जाएगा A1 प्लस A2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो, 7 लैम्डा बाई 2, यानी कि दो सोर्स ले लिए जो उनको अगर वेव्स को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगी, उस केस में पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर I और I इक्वल हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 0। एम्पलीट्यूड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस डेल्टा फाई। इसमें एम्पलीट्यूड दे रखा, फेज डिफरेंस आपको दे रखा पाई बाई 2, यहाँ पुट कर देंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी दे रखी है, एम्पलीट्यूड बता सकते हो, एम्पलीट्यूड दे रखा है, इंटेंसिटी बता सकते हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, A1 प्लस A2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, ऐड होता है एम्पलीट्यूड, तो कितनी चाहिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और डिस्ट्रक्टिव में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये निकाल लोगे अब देखो YDSC यंग नाम का साइंटिस्ट था कि इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली करके दिखाना कि कैसे प्रैक्टिकली कैसे डार्क ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसको प्रैक्टिकली किसने करके दिखाया, यंग नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए थे, ऐसे दो सोर्सेज चाहिए थे कि जिसमें से जो वेव निकल रही हैं वो आइडेंटिकल हो। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो उसने क्या करा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया, उसी के दो सोर्स बनाए।
मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसमें यानी कि वेवलेंथ उसमें से निकलने वाली वेव की जो है उनकी वेवलेंथ क्या हो, सेम आइडेंटिकल वेव निकल रही हो। तो ऐसा वैसे आपको नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल लैब में साइंटिस्ट लोगों के पास तो होगा, ऐसा मिल जाता है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, तो उसके ही उसने क्या करा कि 2 कार्डस्पोर्ट ले लिए, उसमें 2 स्लिट होल कर लिए। तो ये जो मोनो की इस पे लाइट रे पड़ी जैसे स्लिट पे, तो इन दोनों ने सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। किसकी तरह? ये सेकेंडरी सोर्स हो गया, प्राइमरी तो ये था, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो इनमें से जो वेव निकलेंगी कई सारी निकलेंगी और उनका भी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी वही होगा जो इसमें से निकल रही थी होगी। तो उस केस में जब ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगी तो क्या बनता है, एक स्पॉट, एक ब्राइट सा स्पॉट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। इसके ठीक ऊपर क्या बनता है, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट। तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेंट्रल ब्राइट में फेज डिफरेंस क्या होता है, इससे भी जो वेव आएगी इससे यहाँ मीट करेंगी तो दोनों के बीच के सेम पाथ ट्रेवल कर रही हैं, तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0। सेंट्रल ब्राइट हाइट क्या हो जाएगी, 0। एक बिल्कुल छोटा सा स्पॉट बनता है इसमें। अब फर्स्ट ब्राइट बनेगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा, इधर गई लाइट और इधर, तो लैम्डा का बन जाएगा। फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई का, और पाथ हाइट कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी बाई डी। सेकंड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 पाई, और हाइट कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई डी। इसी रीते एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो, फेज डिफरेंस 2 एन पाई, और हाइट कितनी हो जाएगी उसकी एन लैम्डा डी बाई डी। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट डार्क यानी कि मिनिमा बनते हैं, डार्क स्पॉट्स बनते हैं। तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा बाई 2, अगर कोई कहे कि पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस 0, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बता बताओ, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ही नहीं फिर वो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा तो फर्स्ट डार्क बनता है, और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा पाई का, और लैम्डा डी बाई डी, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी सेंटर ब्राइट से लैम्डा, ये ठीक फर्स्ट ब्राइट और सेंटर ब्राइट के ठीक बीच में बनता है। सेकंड डार्क जो है फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के ठीक बीच में बनता है। तो इसके लिए फर्स्ट ब्राइट के लिए हाइट थी लैम्डा डी बाई डी, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी लैम्डा डी बाय में 2d। तो अगर सेकंड डार्क है तो 3 लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस होने, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 पाई, तो 3 लैम्डा डी बाई 2d हो जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या था, एक ही स्लिट लिया उसने, क्या एक ही होल करा, लाइट ऐसे पैरेलल आ रही थी, तो यानी कि जब यहाँ पे वो मीट करती हैं, जिनके पाथ डिफरेंस जो है अगर यहाँ पे मीट करती तो एक बड़ा सा स्पॉट बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसमें क्या था, इंटरफेरेंस में क्या था कि एक छोटा सा स्पॉट बन रहा था, इसमें क्या बनेगा एक बड़ा सा सेंट्रल ब्राइट बनता है, जिसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है लैम्डा डी बाय में ए होती है, रेडियस क्या होती है उसकी लैम्डा डी बाय ए, एक बड़ा सा सेंट्रल ब्राइट, इसमें तो पॉइंट साइज बन रहा था, इसमें एक बड़ा सा बनेगा, और इसकी हाइट जो रेडियस जो होगा उसका वो क्या होगा लैम्डा डी बाय ए, और इसकी विड्थ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाय ए। ए जो होगा इस स्लिट का विड्थ होती है, जो होल आपने स्लिट के इसका विड्थ होती है, यानी कि डायामीटर बोल दो इसका, ठीक है, तो कितनी होगी 2 लैम्डा डी बाय ए, इतनी हाइट का सेंट्रल ब्राइट बनता है और उसमें पॉइंट साइज बनता है बिल्कुल। तो इसमें फर्स्ट डार्क बनेगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा लैम्डा, सेकेंड फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई, हाइट कितनी हो जाएगी लैम्डा डी बाई। ठीक यहाँ पे कॉर्नर पे फर्स्ट डार्क बनता है, जहाँ पे सेंटर ब्राइट खत्म होगा उसके वहाँ पे क्या बन जाएगा फर्स्ट डार्क, नीचे भी फर्स्ट डार्क, ऊपर क्या बन जाएगा फिर सेकंड डार्क बनेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए, सेकंड डार्क 2 लैम्डा, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 4 पाई का। इसमें फर्स्ट ब्राइट जो बनता है फर्स्ट डार्क के ऊपर बनता है। तो डिफ्रैक्शन में इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पहली बात तो डिफ्रैक्शन में बड़ा सा सेंट्रल ब्राइट बनता है, उसमें पॉइंट साइज बनता है। अगर मान लो डिफरेंस पूछ लिया ऐसा क्या डिफरेंस है इसमें कि इसमें जब पाथ डिफरेंस जो है इसमें एक होल एक स्लिट लेते हैं उसमें 2 से, दूसरा इसमें कि जो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है तो कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। अगर बोल दिया लैम्डा बाई 2 का तो वो डिफ्रैक्शन है ही नहीं। फिर आप कह रहे थे कि इसमें डार्क बनना चाहिए, मतलब 0, अगर यहाँ पे सेंटर ब्राइट डार्क बनना चाहिए तो ये सेंटर ब्राइट बनता है। अगर ऐसा हो कि फेज डिफरेंस 0 हो पाथ डिफरेंस तो वो डिफ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो कितना जाएगा फर्स्ट में, डिफरेंस हमेशा इंटीग्रल नंबर होगा, मतलब मतलब उसका बाय में नहीं आएगा कभी भी पॉइंट्स में, मतलब मैं समझी 3 बाय। यहाँ पे देखो उस जब इंटरफेरेंस था उसमें ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई है डार्क के लिए लिखी हुई हैं,
बट वहाँ पे डार्क में λ/2 भी है। जब λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है जब फर्स्ट डार्क बनता है, बट यहाँ पे जब फर्स्ट जो ब्राइट बनता है जब पाथ डिफरेंस 3 λ/2 का हुआ। ये डिफरेंस है, ठीक है। दोनों की जो उसकी टेबल है डार्क की इंटरफेरेंस में और इसकी किसकी है ब्राइट की, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब उसमें डार्क की थी उसमें λ/2 पे फर्स्ट डार्क बन रहा था, पाथ डिफरेंस जब λ/2 का था तो फर्स्ट डार्क बन रहा था। इसमें पाथ डिफरेंस जब 3 λ/2 का है तो फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, समझ आ गया। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना इसमें। फ्री कब होगी? बस थोड़ी देर में। अब थर्ड सेकंड ब्राइट होगा तो 5 λ/2, ये 5 पाई 5 λ बाय में d बाय में 2 है। थर्ड ब्राइट बनेगा तो 7 λ/2। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें ये बताओ कि क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है। आप क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो इसमें मान लो सेंटर ब्राइट की विड्थ पे अगर लैम्डा कम ज़्यादा कर दिया, डी आपने कम ज़्यादा कर दिया, गैप दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच का बढ़ा दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा विड्थ पे, विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। एरिया, इसका एरिया विड्थ अगर में बढ़ा दी तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। आगे समझ। तो ये था डिफ्रैक्शन में। पोलराइजेशन हमने पढ़ाई अभी।